आज हम एक ऐसे अदालती मामले की तह तक जा रहे हैं जहां कानून के पेच और एक परिवार की बेबसी आमने सामने आ गए। जी। ये कहानी है श्रीमती मीना धाईगुडे और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बीच चले एक काफी लंबे मुकदमे की, हाँ, जिस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। बिल्कुल। ये मामला असल में एक बैंक कर्मचारी के अचानक गायब हो जाने से जुड़ा है। हाँ। और उसके बाद उसके परिवार, खासकर उनकी पत्नी के संघर्ष की कहानी है। उन्हें अपने पति की जगह नौकरी, जिसे अनुकंपा नियुक्ति कहते हैं, हाँ, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट, जी, वो और दूसरे फायदे हासिल करने के लिए सालों तक लड़ना पड़ा। हमारी आज की जो बातचीत है उसका आधार हाईकोर्ट का 26 जुलाई 2021 का फैसला है, WP नंबर 7249 ऑफ 2012। अच्छा, तो आज हम इस फैसले के जरिए क्या समझने की कोशिश कर रहे हैं? क्या देखेंगे? हम ये देखेंगे कि जब कोई सरकारी या मान लीजिए बैंक कर्मचारी लापता हो जाता है तो नियम कानून क्या कहते हैं, बैंकों की अपनी नीतियां क्या होती हैं, और इस खास केस में कोर्ट ने क्या अहम बातें सामने रखी। चलिए, तो फिर इस उलझे हुए मामले को सुलझाते हैं। जी। तो कहानी शुरू होती है काफी पहले, है ना? जी। 19 दिसंबर 1998 को। जी, काफी पुरानी बात है। श्रीमती मीना धाईगुडे के पति श्री अशोक धाईगुडे हाँ। स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में थे तब। हाँ, जो बाद में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। हाँ, SBI। हाँ। वो वहां चपरासी थे। हाँ। उस दिन वो बैंक जाने के लिए घर से निकले। हाँ। और फिर कभी लौटे ही नहीं। और एक अजीब बात इसमें ये थी, जैसा रिकॉर्ड्स में है, कि वो 20 अक्टूबर 1998 से ही ड्यूटी पर नहीं आ रहे थे। ओह, जाने से करीब 2 महीने पहले से ही। जी। तो श्रीमती धाईगुडे ने फौरन पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, बैंक को भी खबर दी। हाँ। अब बैंक ने क्या कहते हैं अपने तरीके से कार्रवाई की। 21 जनवरी 1999 को उन्होंने श्री धाईगुडे के घर एक नोटिस भेजा। नोटिस किस बात का? नोटिस में कहा कि भाई 30 दिन में ड्यूटी पर लौटे, वरना ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने खुद ही नौकरी छोड़ दी है, स्वेच्छा से सेवानिवृत्त, वॉलंटरीली रिटायर्ड। अरे, एक तो पति लापता, ऊपर से बैंक का ये रवैया। सोचिए उस महिला पर क्या गुजरी होगी। बिल्कुल। श्रीमती धाईगुडे ने बैंक को जवाब दिया कि भाई मेरे पति मिल नहीं रहे हैं, लापता हैं, इसलिए कोई एक्शन ना लें। जाहिर है। उन्होंने 17 मई 1999 को एक बहुत ही दर्द भरा खत भी लिखा बैंक को। उसमें बताया कि उनके 2 छोटे बेटे हैं, एक 14 साल का, एक 12 साल का, और पति की 22 साल की नौकरी थी बैंक में। 22 साल? जी। उसके बावजूद अब घर चलाना मुश्किल हो गया है। हाँ। उन्होंने बैंक से विनती की कि उन्हें पति की जगह कोई अस्थायी काम या डेली वेज पर ही रख लें, ताकि बस बच्चों का पेट पाल सके। कितनी मामूली सी गुजारिश थी। लेकिन उनकी इस गुहार पर कोई सुनवाई नहीं हुई। सिस्टम अपनी गति से चलता रहा। फिर कानून का एक नियम है, शायद आप जानते हो, कि अगर कोई इंसान 7 साल तक लापता रहे, हाँ, 7 साल वाला नियम जी, और उसका कोई अता पता ना चले, तो उसे कानूनी तौर पे मृत मान लिया जाता है, प्रिजम्पशन ऑफ डेथ जिसे कहते हैं। अच्छा। तो इसी नियम के तहत पुलिस ने आखिरकार 11 नवंबर 2005 को श्रीमती धाईगुडे को बताया कि उनके पति का पता नहीं लग पाया है। 7 साल बाद। जी। और कानूनन उन्हें 20 अक्टूबर 2005 से मृत समझा जा रहा है, लापता होने की तारीख से ठीक 7 साल बाद वाली तारीख। ठीक है, 20 अक्टूबर 1998 से 20 अक्टूबर 2005 तक। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और पेज सामने आता है ना? बैंक के अंदरूनी रिकॉर्ड्स कुछ और कह रहे थे। हाँ, यही तो अजीब बात थी। बैंक ने अंदरूनी तौर पर, जैसा कि उनके कागज, एक लेटर है 12 जनवरी 2006 का, उससे पता चलता है, उन्होंने श्री धाईगुडे को नौकरी पर ना आने की शुरुआत से, यानी 20 अक्टूबर 1998 से ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्त मान लिया था अपने रिकॉर्ड में। लेकिन जब पैसे देने की बारी आई तब? हाँ, जब उनके रिटायरमेंट के पैसे, जैसे प्रोविडेंट फंड और ग्रेच्युटी देने की बात आई, तो बैंक ने आधार बनाया 20 अक्टूबर 2005 की कानूनी मृत्यु वाली तारीख को। रिटायर 1998 में माना, पर पैसे 2005 के हिसाब से। जी। और ये पैसे भी एक क्षतिपूर्ति बॉन्ड, इंडेमनिटी बॉन्ड भरवाने के बाद दिए। ये क्या होता है इंडेमनिटी बॉन्ड? वो एक तरह का लिखित वादा होता है कि अगर भविष्य में श्री धाईगुडे वापस आ गए तो परिवार को ये पैसा बैंक को लौटाना पड़ेगा। एक सेफगार्ड बैंक के लिए। समझ गया। खैर, इसी तरह परिवार को पेंशन भी 21 अक्टूबर 2005 से मिलनी शुरू हुई। और यहीं से फिर असली लड़ाई शुरू हुई होगी, अनुकंपा नियुक्ति की। एकदम सही। पहला और सबसे बड़ा मुद्दा यही था,
अनुकंपा नियुक्ति का। हाँ, क्योंकि अब पति को कानूनी तौर पर मृत मान लिया गया था, तो श्रीमती धाईगुडे को लगा कि भाई अब तो उन्हें अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल। उन्होंने बाकायदा अपने वकील के जरिए 3 सितंबर 2007 को इसके लिए आवेदन किया। उनका तर्क भी सीधा था। पति की कानूनी मौत 20 अक्टूबर 2005 को हुई और उस दिन बैंक में अनुकंपा नियुक्ति देने की पॉलिसी लागू थी, तो उन्हें नौकरी मिलनी चाहिए। बिल्कुल वाजिब तर्क लगता है, लेकिन बैंक ने एक और क्या कहते रोड़ा अटका दिया। अच्छा, क्या कहा बैंक ने? उन्होंने आवेदन ये कहकर खारिज कर दिया कि देखिए, अनुकंपा नियुक्ति वाली जो स्कीम थी वो तो 10 जनवरी 2006 को बंद हो गई। और उसकी जगह अब एक नई स्कीम आ गई है जिसमें नौकरी नहीं मिलती बल्कि एकमुश्त मुआवजा मिलता है, एक्स ग्रेशिया पेमेंट। तो बैंक ने कहा कि चूंकि आपने आवेदन स्कीम बंद होने के बाद किया है 3 सितंबर 2007 को, हाँ, इसलिए आपको पुरानी स्कीम के तहत नौकरी नहीं मिल सकती। पर मौत तो स्कीम बंद होने से पहले हुई थी। यही तो पेच था। बैंक ने अपने तर्क को मजबूत करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के एक पुराने केस का हवाला भी दिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र बनाम मनोज कुमार दहरिया 2010 का। उसमें क्या कहा गया था? उसमें शायद यही था कि नियुक्ति उस समय लागू नियमों के अनुसार होती है, ना कि जिस दिन पात्रता बनी उस दिन के नियमों के अनुसार। मतलब एप्लीकेशन डेट मैटर करती है। अच्छा, तो बैंक का कहना था कि जिस दिन अर्जी दी उस दिन के नियम देखो, ना कि जिस दिन पति की मौत हुई उस दिन के। ये तो अजीब बात है। हाँ, थोड़ी अजीब तो है। फिर उस नई स्कीम वाले मुआवजे का क्या हुआ, जो एक्स ग्रेशिया था? क्या वो मिला? नहीं, वो भी नहीं मिला। बैंक ने उस पर भी कई सवाल खड़े कर दिए। अरे क्या? पहली आपत्ति तो ये कि श्रीमती धाईगुडे ने कभी औपचारिक तौर पर उस मुआवजे के लिए अर्जी ही नहीं दी। उन्होंने तो नौकरी मांगी थी। अच्छा। दूसरा कि भाई आप एक ही साथ नौकरी और मुआवजा दोनों कैसे मांग सकती हैं, एक ही चीज मिलेगी ना। तीसरा, और ये सबसे अहम था, बैंक ने कहा कि उनकी मुआवजे वाली जो नई स्कीम थी उसका क्लॉज 15V ये कहता है कि ये स्कीम लापता कर्मचारियों के परिवारों पर लागू ही नहीं होती। क्या? जब तक कि कोर्ट बाकायदा किसी को मृत घोषित ना कर दे। यहाँ तो सिर्फ 7 साल बीतने पर कानूनन मृत माना गया था। कोर्ट का कोई सीधा आदेश नहीं था डेथ डिक्लेरेशन का। ये तो टेक्निकल पॉइंट हो गया। बिल्कुल। और चौथी आपत्ति ये थी कि इस स्कीम में अर्जी देने की आखिरी तारीख मौत की तारीख से सिर्फ 6 महीने थी, क्लॉज 11 के हिसाब से। 6 महीने? जी। और अगर मौत 21 अक्टूबर 2005 को मानी गई तो अर्जी देने का समय तो अप्रैल 2006 में ही खत्म हो गया था, जबकि इन्होंने अर्जी दी 2007 में। बाप रे, ये तो मतलब हर तरफ से रास्ते बंद करने वाली बात हो गई। परिवार के लिए कितनी मुश्किल स्थिति रही होगी। वाकई बहुत मुश्किल। अच्छा, एक और झगड़ा था शायद पेंशन और ग्रेजुटी शुरू होने की तारीख को लेके। उसमेमें क्या दलीलें थी दोनों तरफ से? हाँ, वो भी एक मुद्दा था। श्रीमती धाईगुडे का कहना था कि जब बैंक खुद ही अंदरूनी तौर पर मान रहा है कि उसने पति को 1998 से ही स्वेच्छा से सेवानिवृत्त मान लिया था, तो फिर पेंशन और ग्रेचुइटी जैसे फायदे भी 1998 से ही मिलने चाहिए थे। परिवार को तो पैसे की जरूरत तभी से थी ना। सही बात है, 7 साल कैसे गुजारे होंगे। बिल्कुल। जबकि बैंक का तर्क था कि नहीं, पेंशन और ग्रेचुइटी तो मौत या असल रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होते हैं। अच्छा। कानूनन मौत 2005 में मानी गई तो फायदे भी 2005 से ही मिलेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि ग्रेचुइटी का हिसाब भी स्टेट बैंक ऑफ इंदौर के नियमों के हिसाब से 2005 की तारीख से ही किया गया है। तो ये सारे मुद्दे लेकर मामला फिर हाई कोर्ट पहुंचा। जी, हाई कोर्ट में जस्टिस विवेक रूसिया के सामने ये मामला आया। उन्होंने पूरे मामले को सुना, सारे कागजात देखे, दोनों पक्षों की दलीलें सुनी। और कोर्ट ने जो कहा वो काफी अहम था, है ना? सबसे पहले तो शायद बैंक के रवैये पर ही कुछ कहा। हाँ बिल्कुल। कोर्ट ने बहुत कड़ी फटकार लगाई बैंक को। जज साहब ने साफ कहा कि एक मामूली चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की विधवा और उसके बच्चों के साथ बैंक का बर्ताव बेहद कठोर और अमानवीय था। कठोर और अमानवीय, ये शब्द इस्तेमाल किए कोर्ट ने। जी हाँ, कोर्ट ने इस बात पर जोर दिया कि कैसे उस महिला को अपने बच्चों को पालने के लिए दूसरों के घरों में काम करना पड़ा, जबकि उसने बैंक से सिर्फ एक अस्थायी नौकरी तो मांगी थी जो उसे नहीं दी गई। दिल दुखाने वाली बात है तो। बिल्कुल। फिर आया अनुकंपा नियुक्ति का मुख्य मुद्दा। हाँ। इस पर कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के एक बहुत महत्वपूर्ण फैसले का जिक्र किया, कनारा बैंक बनाम एम महेश कुमार 2015 का केस। अच्छा, क्या था उसमें? उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी पर विचार करते समय वो पॉलिसी लागू होगी जो कर्मचारी की मौत के समय चल रही थी। मौत के समय? न कि अर्जी देते समय। जी बिल्कुल।
न कि वो पॉलिसी जो अर्जी पर फैसला लेते समय लागू हो। ये बहुत बड़ा सिद्धांत तय किया था सुप्रीम कोर्ट ने। अच्छा, ये तो बहुत बड़ा पॉइंट इस केस के लिए। एकदम। इसका मतलब ये हुआ कि श्री धाईगुड़े की कानूनी मौत 20 अक्टूबर 2005 को हुई थी। हाँ। और बैंक ने अनुकंपा नियुक्ति वाली पॉलिसी बदली थी 10 जनवरी 2006 को। जी। तो कोर्ट के हिसाब से श्रीमती धाईगुड़े की अर्जी पर तो पुरानी पॉलिसी ही लागू होनी चाहिए थी। बिल्कुल सही पकड़ा आपने, बिल्कुल सही। बैंक का नई पॉलिसी का हवाला देना ही गलत था इस सिद्धांत के अनुसार। तो कोर्ट ने क्या आदेश दिया? इसीलिए कोर्ट ने बैंक को आदेश दिया कि वो श्रीमती धाईगुड़े की अनुकंपा नियुक्ति की अर्जी पर पुरानी पॉलिसी के हिसाब से दोबारा विचार करें। जी। और कोर्ट ने ये भी ध्यान रखा कि अब केस चलते चलते काफी वक्त बीत गया है, बेटे भी बड़े हो गए होंगे। हाँ, 12 और 14 साल के थे तब। जी। तो कोर्ट ने एक रास्ता और सुझाया कि अगर श्रीमती धाईगुड़े चाहें तो वो एक एफिडेविट यानी शपथ पत्र देकर अपने किसी एक बेटे के लिए नौकरी पर विचार करने की गुजारिश कर सकती हैं, अगर बेटा योग्य हो और नौकरी करना चाहे। ये तो परिवार के लिए वाकई बड़ी राहत की बात हुई होगी। सालों की लड़ाई का कुछ नतीजा निकला। हाँ, कम से कम अनुकंपा नियुक्ति के मामले में तो रास्ता खुला। लेकिन वो जो दूसरा मुद्दा था, पेंशन और ग्रेच्युटी की तारीख वाला, उस पर कोर्ट ने क्या कहा? क्या वो 1998 से देने का आदेश दिया? नहीं, उस पॉइंट पर कोर्ट ने बैंक की बात मानी। कोर्ट ने कहा कि पेंशन और ग्रेच्युटी जैसे जो फायदे होते हैं वो आमतौर पर मौत या रिटायरमेंट के बाद ही शुरू होते हैं। अच्छा। क्योंकि कानूनी मौत 2005 में मानी गई, तो पैसों का हिसाब भी उसी तारीख से करना सही है। कोर्ट ने ये भी नोट किया कि बैंक ने ऐसा कोई पक्का सबूत या फॉर्मल ऑर्डर पेश नहीं किया जिससे ये साबित हो कि श्री धाईगुड़े को वाकई 1998 में स्वेच्छा से सेवानिवृत्त घोषित किया गया था। ओहो, वो तो बस एक अंदरूनी चिट्ठी का जिक्र था शायद। जी, बस एक इंटरनल कम्युनिकेशन था, कोई फॉर्मल ऑर्डर नहीं था। इसलिए कोर्ट ने 2005 वाली तारीख को ही सही माना। ठीक है। और वो जो नई स्कीम वाला मुआवजा था, एक्स ग्रेशिया, उसका क्या हुआ? कोर्ट ने कहा कि भाई जब पुरानी पॉलिसी यानी अनुकंपा नियुक्ति वाली ही लागू होनी है तो फिर नई पॉलिसी के तहत मुआवजे का तो सवाल ही नहीं उठता, वो तो पिक्चर नहीं आती। सही बात है। हालांकि कोर्ट ने ये भी जोड़ा कि अगर मान लीजिए, हाइपोथेटिकल बात है, कि नई पॉलिसी लागू होती भी तो बैंक का ये कहना कि अर्जी देने में देर हो गई, वो 6 महीने वाली बात, वो भी ठीक नहीं होता, क्योंकि मामला ही गुमशुदगी का था। इसमें कानूनी प्रक्रिया में वक्त लगना तो लाजमी था, देरी को माफ किया जा सकता था। मतलब कोर्ट हर एंगल से देख रहा था मामले को। बिल्कुल। इस केस में एक और चौंकाने वाली बात आई थी शायद सामने, पेंशन में कटौती की। ये क्या मामला था? हाँ, ये वाकई बहुत अजीब था। श्रीमती धाईगुड़े ने कोर्ट को बताया, अपनी याचिका में शायद बाद में जोड़ा था, कि अक्टूबर 2012 से अचानक उनकी फैमिली पेंशन काफी कम कर दी गई। कितनी कम? जो पेंशन पहले करीब 6,500 रुपए मिलती थी, वो घटकर 3,500-3,900 रुपए रह गई। मतलब लगभग आधी। क्या? बिना किसी सूचना के? जी। और सबसे अजीब बात ये कि बैंक ने कोर्ट में जो अपना जवाब दाखिल किया उसमें इस कटौती का कोई कारण ही नहीं बताया था। हैं? मतलब मान लिया कि कम कर दी, पर क्यों की ये बताया ही नहीं। जी बिल्कुल, बस चुप्पी साध ली उस मुद्दे पर। ये तो बहुत ही गलत है। कोर्ट ने इस पर क्या एक्शन लिया? कोर्ट ने इसे बहुत गंभीरता से लिया। जाहिर है ये तो सीधे सीधे लापरवाही थी। हाँ। उन्होंने बैंक को तुरंत आदेश दिया कि पता लगाएं कि ये कटौती क्यों हुई, इसकी जांच करें और कानून के हिसाब से जो भी सही पेंशन बनती है वो फौरन श्रीमती धाईगुड़े को देना शुरू करें, और जितना भी पुराना बकाया बनता है, एरियर, वो भी चुकाएं। ये जरूरी था। अच्छा, आखिर में कोर्ट ने बैंक को फिर से आईना दिखाया ना, उनके पूरे रवैये को लेके। बिल्कुल। कोर्ट ने बहुत तीखे शब्दों में फिर से टिप्पणी की। कहा कि जब कोई कर्मचारी महीनों से लापता है, ड्यूटी पर नहीं आ रहा, तो परिवार के लिए ये हालत किसी सेवा के दौरान मृत्यु, मतलब डाइंग इन हार्नेस से कम नहीं होती। सही बात है। अनिश्चितता कितनी भयानक होती है। बिल्कुल। कोर्ट ने कहा कि अगर बैंक ने, जैसा वो कह रहे थे, 1998 में ही कर्मचारी को रिटायर मान लिया था, तो फिर उसी समय से परिवार की मदद क्यों नहीं की? हाँ, ये सवाल तो बनता है। उन्हें पेंशन या कोई और आर्थिक सहारा क्यों नहीं दिया? कोर्ट ने पूछा कि बैंक ने ये कैसे सोच लिया कि वो परिवार 7 साल तक बिना किसी मदद के कैसे जिएगा, क्या खाएगा, कैसे रहेगा? कोर्ट ने याद दिलाया कि रोजगार का अधिकार, राइट टू लाइवलीहुड, जीने के अधिकार, राइट टू लाइफ का ही हिस्सा है आर्टिकल 21 के तहत।
और बैंक के रवैये ने एक तरह से इस परिवार से वो अधिकार छीन लिया था। बहुत गहरी बात कही कोर्ट ने। जी और सिर्फ फटकार नहीं लगाई, शायद कोर्ट ने सजा भी दी बैंक को, हर्जाना लगाया। जी हाँ, कोर्ट सिर्फ बातों पर नहीं रुका, उन्होंने बैंक के इस पूरे बर्ताव को अमानवीय माना और मामले को जिस तरह से डील किया गया उस लापरवाही और संवेदनहीनता को देखते हुए बैंक पर 2 लाख रुपए का हर्जाना लगाया। अच्छा। कॉस्ट जिसे कहते हैं। 2 लाख रुपए का हर्जाना। जी, और ये रकम फौरन श्रीमती धाईगुडे को देने का आदेश दिया गया। ये एक तरह से बैंक की लापरवाही और उनके अमानवीय रवैये की कीमत थी। तो कुल मिला के इस केस से ये समझ आता है कि कोर्ट ने सिर्फ नियमों को मतलब लकीर का फकीर बनकर नहीं देखा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि इंसानियत के नजरिए से उनकी व्याख्या की। खासकर वो अनुकंपा नियुक्ति वाला पॉइंट कि कर्मचारी की मौत के वक्त जो पॉलिसी थी वही लागू होगी, हाँ। चाहे बाद में पॉलिसी बदल भी क्यों ना गई हो। ये एक बहुत बड़ा सिद्धांत है जो आगे भी काम आएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। और ये केस ये भी दिखाता है कि कैसे कभी-कभी जो बड़े संस्थान होते हैं उनकी ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाएं, उनके नियम कायदे वो इंसानी तकलीफों को नजरअंदाज कर देते हैं। मतलब एक टिक बॉक्स एक्सरसाइज बन जाती है कई बार। हाँ, वो मानवीय पहलू कहीं खो जाता है। जी, कोर्ट ने बैंक को याद दिलाया कि उन्हें एक आदर्श नियोक्ता, एक मॉडल एम्प्लॉयर की तरह बर्ताव करना चाहिए था, खासकर एक बेबस कमजोर परिवार के मामले में। और वो पेंशन बिना कारण बताए काट देना, वो तो सरासर लापरवाही है। वो तो है ही, उसकी तो कोई सफाई ही नहीं हो सकती। तो अंत में हमारे सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं इस केस से जुड़ा हुआ। बिल्कुल। ये मामला सोचने पर मजबूर करता है कि जहां नियम और प्रक्रियाएं अपनी जगह जरूरी हैं, बिल्कुल, हाँ, वही बड़े संस्थान, चाहे वो बैंक हो, कंपनियां हो या खुद सरकार हो, वो ये कैसे पक्का कर सकते हैं कि उनकी कार्रवाई में, उनके फैसलों में इंसानियत का पहलू गायब ना हो जाए। खासकर ऐसी स्थितियों में जहां किसी कर्मचारी के परिवार पर अचानक मुसीबत आ पड़ी हो, जैसे किसी की लापता हो जाने पर, वो जो लंबी अनिश्चितता का दौर होता है। हाँ, क्या सिस्टम में थोड़ी सहानुभूति, थोड़ी हमदर्दी की गुंजाइश बनाई जा सकती है ताकि नियम भी रहे और इंसानियत भी जिंदा रहे? ये एक बड़ा सवाल है।